रेप जैसा घिनौना काम करने के बाद आरोपी ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो स्टेटस लगाया जिसमें वो भोजपुरी गाने पर लिपसिंग करते हुए कह रहा था, हम तो तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाएंगे, अगर कोई बोलेगा तो घर में घुसकर सबको मार डालेंगे। बिहार के सारण जिले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो न केवल रूह कपा देने वाली है बल्कि राज्य की खोखली कानून व्यवस्था और राजनीतिक अवसरवाद की पोल भी खोलती है। एक 16 साल की बच्ची जो 10वीं की छात्रा थी, उसे दरिंदों ने अपनी हवस और हैवानियत का शिकार बनाया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन इस पूरी घटना के बीच जो सबसे ज्यादा खटकने वाली चीज है वो है बिहार का नेतृत्व। आप सोचेंगे कि ये मैं क्या बोलने लगा, लेकिन सोच के देखो, तुम्हें भी लगेगा कि इन निकम्मों की जो हरकतें हैं वो अवसरवाद से ज्यादा कुछ भी नहीं है और हम इन्हें महान और महानतम बनाते जाते हैं। हमारे पलटू चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अपने अलग ही स्वैग चल रहे हैं। राज्य में बेटियां सुरक्षित हो ना हो, लेकिन चाचा की कुर्सी और उनके भविष्य के सपने हमेशा सुरक्षित रहने चाहिए। नीतीश बाबू का मन अब पटना के अणे मार्ग में कम और दिल्ली की सत्ता के गलियारों में ज्यादा भटक रहा है। कभी खबर आती है कि वो राज्यसभा जाने की जुगत में है, तो कभी उनके फ्यूचर प्रेसिडेंट बनने की गपशप गलियारों में तैरने लगती है। इस कुर्सी के खेल में उन्होंने बिहार को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया। राज्य में न तो कोई जवाबदेही बची है और न ही प्रशासन का खौफ। बिहार आज एक ऐसा राज्य बन गया है जहां अपराधी बेलगाम है और आम आदमी लाचार है। सारण की इस घटना ने एक बार फिर बिहार को जातिगत नफरत और गुंडागर्दी के उस पुराने दौर में धकेल दिया है। 11 मार्च को जो हुआ वो केवल एक क्राइम नहीं है बल्कि सिस्टम की मौत थी। पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच इस मामले में अब फ्लैश पॉइंट का रूप ले लिया है। लोग सड़क पर हैं, गुस्सा उबाल पर है, लेकिन पुलिस और प्रशासन हमेशा की तरह फुल मोड में नजर आ रही है। ये पूरी वारदात 11 मार्च 2026 की रात को शुरू हुई। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की एक बच्ची अपने घर में सो रही थी। आरोप है कि गांव का ही एक दबंग लड़का युवराज कुमार अपने कुछ साथियों के साथ दीवार फांदकर घर में घुस गया। इन लोगों ने बच्ची का मुंह दबाया और उसे जबरन उठाकर सुनसान इलाके में ले गए। हैरानी की बात यह है कि आरोपी युवराज ने इस वारदात से ठीक पहले और बाद में सोशल मीडिया पर रील और पोस्ट डालकर अपनी पावर दिखाई थी। उसने खुलेआम धमकी दी थी कि वो घर में घुसकर मारेगा। वारदात के वक्त भी आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें पुलिस या कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं था। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जब बच्ची ने विरोध किया तब आरोपियों को लगा कि वो पकड़े जा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसे मरा हुआ समझकर या तड़पाने के इरादे से पास के गहरे कुएं में फेंक दिया। कहा जा रहा है कि कुएं में गिरने के बाद भी वो बच्ची करीब 30 से 40 मिनट तक जिंदा थी। वो पानी में हाथ पांव मारती रही और अपनी जान बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन रात के अंधेरे और सुनसान जगह होने के कारण उसे बचाने वाला कोई नहीं था। आखिरकार पानी में डूबने और अंदरूनी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब बच्ची का शव कुएं से बरामद हुआ तो पूरे इलाके में आग लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश करती रही। पुलिस ने शुरुआती जांच में ही कहना शुरू कर दिया कि यह बलात्कार नहीं। बार बार पुलिस कहती रही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, जबकि शरीर पर चोट के निशान और परिस्थितियां कुछ और ही बयान कर रही थी। दिनांक 11/3/26 को संध्या में थानाध्यक्ष डेरने को सूचना प्राप्त हुई कि कुआं में गिरने से एक संदिग्ध नाबालिग लड़की की मृत्यु हुई है। घटनास्थल का जायजा लिया गया है। मेरे द्वारा भी नामजद प्राथमिकी 5 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई है। 9626 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। घटनास्थल का जायजा मेरे द्वारा लिया गया। स्थानीय साक्षियों का बयान लिया गया है, जिसमें से 2 साक्षी हैं। एक साक्षी प्रभा देवी ने बताया है कि मृतिका की मां उसको कॉल करके पूछी थी मेरी बेटी कहाँ है, और इसी के पीछे पीछे वह भी वहां पर पहुंचे जहां पर एक कमल मांझी उप राजकिशोर मांझी के लड़के के साथ वह पाई गई। थोड़ी देर बाद वह और भी ग्रामीण पहुंचे। उसी आपाधापी में वो आरोपी भाग गया। इसी तरह का मिलता जुलता बयान वहीं के स्थानीय साक्षी प्रभुराम द्वारा भी दिया गया। अनुसंधान क्रम में एक मुख्य अभियुक्त युवराज कुमार पिता राजकिशोर मांझी की गिरफ्तारी की गई है। उसने अपनी उपस्थिति को स्वीकार किया गया और बताया कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, पूर्व से परिचित थे, बातचीत करते थे। मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज प्राप्त हो गया है सदर अस्पताल छपरा से।
जिसमें मृतका के शरीर पर नो एक्सटर्नल इंजरी फाउंड पाते हुए मृत्यु का कारण एक्सपेक्सिया ड्यू टू ड्रोनिंग दिया गया है। साथ ही नो स्पर्मेटोजोआ सीन का भी मंतव्य दिया गया है। पुनः अनुसंधान के कुछ सैंपल सौंपे गए हैं, जिसे अग्रतर अनुसंधान क्रम में FSL मुजफ्फर कल भेजा जा रहा है। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है, आगे भी सूचना साझा की जाएगी। जैसे ही यह खबर फैली, सारण में भारी तनाव पैदा हो गया। एक तरफ राजपूत समुदाय के लोग न्याय के लिए सड़क पर उतर आए, दूसरी तरफ इस मामले ने राजनीतिक और जातिगत रंग ले लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी में हुई देरी ने आग में घी डालने का काम किया। गुस्साई भीड़ ने छपरा सीवान हाईवे जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली बात यह है कि पुलिस का रवैया शुरू से ही ढीला रहा है। जब परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि गैंगरेप हुआ है, तब पुलिस के बड़े अधिकारी कैमरे पर आकर कहते हैं शुरुआती जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। अरे भाई, जब तक तुम्हारी रिपोर्ट आएगी तब तक सबूत मिटा दिए जाएंगे। ये पोस्टमार्टम का वेट करना असल में केस को कमजोर करने और समय काटने की एक निंजा टेक्निक बन गई है। क्या पुलिस को ये समझ नहीं आता कि ऐसी देरी से केस का रुख पूरी तरह बदल सकता है? सवाल यह है कि ऐसे सेंसिटिव केसेस में स्पीड से जांच क्यों नहीं होती? क्यों नहीं 24 घंटे के भीतर फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है? पुलिस का यह कहना है कि चोट के निशान नहीं है या सांस रुकने से मौत हुई है। यह सब सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे किसी हादसे की बात कर रहे हैं, न कि जघन्य अपराध की, रेप जैसे। जब पीड़ित को कुएं में जिंदा फेंका गया तो वह 30 मिनट तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। उस वक्त सिस्टम कहां था? क्या उस वक्त नीतीश बाबू अपनी अगली सियासी चाल की फाइलें पढ़ रहे थे? आज का युवा देख रहा है कि बिहार में करियर का तो पता है नहीं, लेकिन क्राइम का ग्राफ मंगल तक पहुंच चुका है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पर जाति के नाम पर लड़ने के लिए भरपूर टाइम और उकसावा है। इस केस को राजपूत बनाम पासवान की लड़ाई में तब्दील कर दिया गया है ताकि असली मुद्दे यानी सुरक्षा और न्याय को दबाया जा सके। जब तक बिहार में अपराधी को अपराधी नहीं बल्कि अपनी जाति का हीरो देखा जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। प्रशासन की लापरवाही और पुलिस की लीपापोती से केस की दिशा ही बदल जाना और एक पैटर्न बन गया है। पहले पुलिस मामले को दबाती है, फिर जब लोग सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ करते हैं तब जाकर SIT बनती है। क्या बिना हंगामे के न्याय मिलना मुमकिन नहीं है? छपरा सदर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर सैंपल्स को मुजफ्फरपुर भेजना, ये लंबी प्रक्रिया अक्सर न्याय में देरी का कारण बनती है। क्या बिहार जैसे बड़े राज्य में हर जिले में ऐसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए कि कुछ घंटों में सच सामने आ सके? नीतीश जी, बिहार की जनता अब आपकी अंतरात्मा के जागने का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि जवाब मांग रही है। आपने राज्य को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां न तो बेटियों की आबरू सुरक्षित है और न ही कानून का कोई राज है। अगर आप राज्यसभा या राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो कम से कम उस राज्य को कुछ तो देकर जाइए जिसने आपको सालों तक सत्ता दी, वरना इतिहास आपको एक ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पूरे प्रदेश को अपराध और जातिवाद की आग में झोंक दिया। इस सिस्टम की सुस्ती और पोस्टमार्टम का खेल बंद होना चाहिए। इस डबल इंजन की सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? फैसले में तेजी और कानून का राज, लेकिन मिलता क्या है? भाई, हमें तो एक ऐसा बिहार चाहिए जहां अपराधी को कानून का डर हो, न कि सत्ता का संरक्षण। लेकिन होता क्या है? नीतीश बाबू को कुर्सियां बदलने से ही फुर्सत नहीं है। कभी इस पाली की कुर्सी, कभी उस पाली की कुर्सी, न बन पड़े तो दिल्ली वाली कुर्सी। बाकी तो आप सब बुझबेनु करते हैं। आप लोग तो सब देखबे किए हैं, कुछ छुपा है आप लोगों से। देखते रहिएगा। मेरा नाम है करुणेश, आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।